यस चलिए तो क्लास 12 एमपी बोर्ड अकाउंट चैप्टर 7 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आज थर्ड डे है। ठीक है, पार्ट 3 हम लोग इसके पहले वाली क्लास में क्या क्या कर चुके हैं। कंपनी का मीनिंग समझ लिया हमने और कंपनी के टाइप देख लिए, राइट। आज हम शेयर्स को समझेंगे, शेयर्स क्या होते हैं। वैसे हम लोग शेयर समझ चुके हैं, ठीक है। शेयर क्या होता है, राइट, हम लोग जानते हैं अच्छे से। पहले दिन ही मैंने बता दिया है, राइट, कि हमारी जो कैपिटल होती है वो क्या होती है, डिवाइड होती है किसमें, शेयर्स के रूप में, राइट। कैसा प्रिंट होता है ये भी मैंने बता दिया था, प्रिंट होता है, राइट। अब इसमें कुछ चीजें समझते हैं। एक चीज समझना, आपके पास में मान लो 100 रुपए का नोट है, 100 रुपीज का नोट है ना, अपनी करेंसी इंडियन करेंसी, राइट। ये मार्केट में आपको कितने का मिलेगा, 100 रुपए का मिलेगा। यार सर कैसी बातें करते हो, अभी आएगा। मैं जो बातें करता हूँ ना वो ऐसे ही नहीं करता हूँ, ठीक है। ये इस नोट पर कितना लिखा है, 100 रुपए, राइट। तो हम इसको बोलेंगे इसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। इसके चेहरे पे कितना लिखा है भाई, इस पर कितना लिखा हुआ है, 100 रुपए, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हुई, 100 रुपए, ठीक है। अब मान लो ये जो 100 रुपए का नोट है ये एक्चुअल में 1980 का नोट है, बहुत पुराना नोट है। और अभी क्या चल रहा है, 2021, राइट। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो पुराने नोट कलेक्ट करने का शौक है, मुझे हॉबी है, राइट। मुझे पता चला आपके पास में ये एक 100 रुपए का नोट है 1980 का। मैंने सोचा चलो यार ये अपन इनसे ले लेते हैं। मैं गया, आपके पास आया और मैंने कहा यार आपके पास में वो जो 1980 का जो 100 रुपए का नोट है वो मुझे चाहिए, दे दो मुझे। वो समझ गए, मतलब आप समझ गए कि यार ये व्यक्ति को पुराने नोट कलेक्ट करने का हॉबी है, राइट। और ये पुराने नोट अब क्या फिर से प्रिंट हो सकते हैं, ये तो उसी समय प्रिंट हुए थे, है ना। कुछ एक ही बचे हुए हैं, बाकी तो सब गवर्नमेंट ने तो रिप्लेस कर दिया। तो आप समझ गए कि यार ये चीज इस व्यक्ति को चाहिए, इसको जरूरत है और ये इससे ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार है। आपने कहा कि 100 रुपए में नहीं, मैं तो आपको 1000 रुपए में ये 100 का नोट दूंगा। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे कितनी जरूरत है। मुझे लगा कि यार 1980 का 100 रुपए का नोट यार ठीक है यार, बन सकता है, अपन 1000 रुपए दे सकते हैं, मैंने आपको 1000 रुपए दे दिए। आपने ये जो 1000 रुपए दिए, अब ये जो 100 रुपए का नोट मेरे पास आया है ना, इसकी फेस वैल्यू तो कितनी है, 100 रुपए। बट ये मैंने कितने में खरीदा, 1000 रुपए में। और आपने इसको मेरे को दिया, आपने जब मुझे ये नोट दिया तो इसको कहेंगे इशू प्राइस। क्या बोलेंगे, इशू प्राइस। मतलब जारी करा आपने मेरे को, क्या करा, जारी करा। जारी करने का मतलब क्या, दिया। आपने मुझे ये कितने में दिया, 1000 रुपए में दिया, तो ये क्या हुआ, इशू प्राइस। और ये क्या हुआ, फेस वैल्यू, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 900 रुपीज, उसको हम प्रीमियम कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रीमियम। आपने मुझसे क्या लिया, प्रीमियम वसूली। समझ में आ रही बात। 100 रुपए की चीज आपने मेरे को कितने में दी, 1000 रुपए में इशू करी, तो इशू प्राइस कितनी हुई, 1000 रुपए। और आपने उस चीज पर कितना वसूल करा, प्रीमियम 900 रुपए प्रीमियम वसूल। ठीक, सेम केस कंपनी के साथ में, शेयर्स के साथ में होता है। ठीक, जब कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में लेके आती है तो उसकी एक फेस वैल्यू होती है। क्या होती है उसकी, फेस वैल्यू। ठीक, अब वो कंपनी इस शेयर को 100 रुपए में जो फेस वैल्यू है उसी में भी इशू कर सकती है या उससे ज्यादा में भी इशू कर सकती है। क्या समझ में आ रही है ना। और जितना ज्यादा में करेंगे उसको क्या कहेंगे, प्रीमियम। सर ऐसे कैसे, कोई व्यक्ति महंगे में क्यों लेगा भाई,
आपको मालूम है, मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर आ रहे हैं और कोई सी मुकेश अंबानी ने एक और कोई सी नई कंपनी चालू करी। अब आपको मालूम है कि यार ये मुकेश अंबानी का मैनेजमेंट बहुत शानदार है, ये कोई सी भी कंपनी चालू करता धमाधम भगती है, तो कंपनी तो मतलब प्रोग्रेस करती है, मार्केट से भग नहीं जाती है ना, ग्रोथ करती है। आपको मालूम है, उसको भी मालूम है कि लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, तो मैं 100 रुपए की चीज 100 रुपए में क्यों दूं? समझ में आ रही बात? तो वो आपको उससे ज्यादा में इशू करेंगे, कंपनी वो जो नई कंपनी है वो उससे ज्यादा में इशू करेगा। तो क्लियर हुआ, तीन चीजें यहाँ पर, फेस वैल्यू, इशू प्राइस और प्रीमियम। क्लियर? ये क्वेश्चन हम जब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे यही चलना है, इसी पर पूरे क्वेश्चन है, ठीक है। बट अभी क्योंकि हम कुछ शेयर्स की कुछ थ्योरी देखने वाले हैं, उसमें ये वर्ड आएगा तो उसको एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो हम अभी एक्चुअल में क्या देख रहे हैं, शेयर्स, राइट। शेयर क्या होता है, तो हम कहेंगे शेयर्स जो कंपनी की जो कैपिटल होती है, जो जितने भागों में वो क्या होती है, डिवाइड होती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, शेयर्स, ठीक है। चलो इसकी डेफिनेशन आ जाओ, शिवलाल जो बुक है उसमें पेज नंबर 325 पर शेयर लिखा होगा, आपको हेडिंग दिखेगी, मिल गया? मैं इसको रीड कर रहा हूं, है ना। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, देखो पहले ही बता चुका था, जॉइंट स्टॉक का मतलब ही वही कंपनी की बात है ना। रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, इनको क्या लगता है, कैपिटल। मैंने बताया था हजारों करोड़ों की जब बात होती है, जब व्यक्ति क्या बनाता है, कंपनी बनाता है, तो नया कुछ नहीं लिखा हुआ इसमें, है ना। इट्स कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय मेनी पर्सन, जो इनकी कैपिटल होती है वो कई लोगों द्वारा क्या होती है, कंट्रीब्यूट होती है, राइट। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट, राइट। और वो स्मॉल यूनिट क्या है, शेयर्स, है ना। ऑफ डेफिनाइट अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट क्या हो गया, ये फेस वैल्यू। याद रखना, जो कंपनी की कैपिटल जो डिवाइड होगी वो फेस वैल्यू में होगी, है ना, इस वैल्यू में नहीं होगी, ठीक है। Each such small unit is called share. क्लियर? इसके नीचे उन्होंने केवल एक एग्जांपल दिया है बस, और कुछ नहीं, जो कि मैंने फर्स्ट वीडियो में दिया था। आगे देखते हैं, शेयर्स की कोई डेफिनेशन आप कोई भी आपको जो समझ में आती है, जो नीचे दी हुई है वो आप ले सकते हैं, ठीक है। मीनिंग ऊपर हो गया, ओके। नेचर, भाई नेचर क्या है इनका, तो इसके कुछ नेचर है, देख लेते हैं फटाफट। अ शेयर प्रोवाइड द शेयर होल्डर सर्टेन राइट्स एंड आल्सो सम लायबिलिटीज, ओके। इसका मतलब समझो, शेयर होल्डर, होल्डर कौन हुआ भाई, जो पकड़ के रखता है, बल्ब का होल्डर में भी देखा है, तो बल्ब को पकड़ के रखता है। वैसे ही जिसने शेयर्स खरीदे हैं वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर। इन्होंने शेयर खरीदे, ये शेयर होल्डर कहलाएंगे, मतलब कंपनी का मालिक, ऑनर। शेयर होल्डर ही ऑनर होंगे, क्लियर है। तो ये जो शेयर्स हैं कंपनी को कुछ अधिकार भी देते हैं, राइट्स भी देते हैं। किस चीज का राइट्स, अरे कंपनी को चलाने का राइट्स, है ना। यही तो वोटिंग करने का राइट है इनको, और ये वोट करेंगे तभी तो मैनेजमेंट बनेगा, और मैनेजमेंट क्या करेगा, कंपनी चलाएगा। और मैनेजमेंट को कुछ भी गाइड करना या उससे कुछ बोलने का अधिकार इस शेयर्स के कारण ही आएगा उनके पास, क्लियर। लायबिलिटीज क्या देते हैं भाई, लायबिलिटीज ये देते हैं कि भाई वो बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाए, अच्छे मैनेजमेंट को बिठाए, ठीक। दूसरी चीज, इस लिमिट तक की लायबिलिटी, वो भी अनपेड अमाउंट की, क्लियर कर दिया था मैंने अनपेड अमाउंट, लास्ट वाली क्लास में हम अनपेड अमाउंट देख चुके थे, राइट। ये हो गया लायबिलिटी। अ शेयर इज अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, ये शेयर्स इस शेयर होल्डर के लिए क्या है, प्रॉपर्टी है, पर कैसी है, जिसको ये ट्रांसफर कर सकता है, क्लियर। ट्रांसफर मतलब किसी को भी दे सकता है, बेच सकता है, या गिफ्ट कर सकता है, जैसी उसकी मर्जी, है ना। A share is like a goods, goods, है ना। इसको शेयर्स को हम कैसे ट्रीट करेंगे, जैसे कोई एक कमोडिटी हो, कोई वस्तु हो, समझ में आ रही बात। सब्जी बाजार देखते हैं, सब्जी बाजार में क्या बिकता है, सब्जियां। क्लॉथ मार्केट में क्लॉथ, राइट। वैसे ही शेयर बाजार होता है, सुना है, तो वहां क्या बिकता है, तो वो ये क्या हो गए, गुड्स हो गए, ओके।
A shareholder is the owner of the company or is the owner of proportionate asset of company. ये तो आखिरी लाइन बोली ना, proportionate asset of the company. भाई सिंपल सी बात है, आप लोग इस चीज को समझो। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जो कैपिटल होती है वो एक्चुअल में बिजनेस की असेट को रिप्रेजेंट करती है, नेट असेट को। इस असेट में से यहाँ की जो भी लायबिलिटी है, आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दो तो वो नेट असेट और कैपिटल दोनों क्या होगी, बराबर होगी, इक्वल होगी। तो भाई जितना आपका कैपिटल में हिस्सा है, मान लो आपके पास में 20% कैपिटल आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, तो इस नेट असेट में 20% असेट किसकी है, आपकी है। क्लियर? ये तो ज्ञान था, है ना। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ शेयर्स। तो आपको दो टाइप के वहां पर शेयर्स दिख रहे हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर्स लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया है बेटा। कौन सा बेटा? महत्वपूर्ण। सर इंग्लिश मीडियम में है तो महत्वपूर्ण का मतलब नहीं मालूम मुझे। अंग्रेज थोड़ी ना अपन बेटे। इक्विटी और प्रेफरेंस, कौन कौन से शेयर है बेटा? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी को ऑर्डिनरी भी कहेंगे, है ना। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, है ना, साधारण। हिंदी में क्या बोलेंगे? साधारण, ऑर्डिनरी। ठीक है। दो प्रकार के शेयर्स होते हैं। अब इसको डिटेल में समझना, कुछ ना समझ में आए तो तुरंत पूछ लेना, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमपी बोर्ड में थ्योरी में बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया, ठीक है। और यहीं पर मैं वो समझा दूंगा इन दोनों के बीच में क्या है डिफरेंस है, जो कि बहुत आईएमपी है, या फिर वो सीधे सीधे इक्विटी के कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे या फिर प्रेफरेंस के कैरेक्टरिस्टिक पूछ लेंगे। ठीक, दोनों से ही इनका क्या बन जाता है, डिफरेंस बन जाता है। ठीक है। चलिए, इक्विटी शेयर्स क्या होता है? जो हम ऑनर वर्ड यूज करते हैं ना, वो एक्चुअल में इक्विटी शेयर्स के लिए यूज किया जाता है। इक्विटी शेयर्स का जो होल्डर होगा वही कंपनी का ऑनर होगा। प्रेफरेंस शेयर का होल्डर को ऑनर का अधिकार नहीं है, वो ऑनर नहीं। समझ में आई बात? मतलब कंपनी दो तरह के शेयर्स इशू करती है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना। एक क्वेश्चन इसके बाद बोलूंगा, ये वर्ड, ये सेंटेंस फिर से रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद में क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है। इक्विटी शेयर्स के होल्डर ही एक्चुअल में कंपनी के ऑनर होते हैं, ये ऑनर नहीं होते। अब मुझे एक जवाब देना, ट्रू और फॉल्स, या जो भी आंसर बनेगा। क्या कोई कंपनी बिना इक्विटी शेयर के कंपनी हो सकती है? उसमें से क्या इशू करें? प्रेफरेंस शेयर। क्या हो सकती है, हाँ या ना? बिना इक्विटी शेयर के कोई कंपनी हो सकती है सिर्फ प्रेफरेंस शेयर इशू करके मतलब जारी करके, है ना। चलो बताओ फटाफट। देखिए सीधी सी बात है, जब मैंने क्या कहा कि कंपनी के ऑनर तो होना जरूरी है ना। जब तक इक्विटी शेयर इशू ही नहीं करेंगे, प्रेफरेंस शेयर जारी कौन करेगा? ऑनर ही तो इशू करता है, राइट। तो भैया कोई भी कंपनी बिना इक्विटी शेयर के नहीं हो सकती। हाँ, वो प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकती है, इशू कर सकती है चाहे तो, ठीक है। अब इक्विटी शेयर्स को राइट्स होते हैं, किस चीज का राइट होता है? वोटिंग का। जो भी मैंने कुछ 5 मिनट पहले बताया था कि जो ऑनर, जो शेयर होल्डर को जो राइट्स होते हैं, किस चीज का? वोटिंग करने का राइट। वो किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। प्रेफरेंस शेयर्स को वो राइट्स नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये तो ऑनर है ही नहीं। तो सर ये है कौन? चलो पहले इसको समझते हैं, क्योंकि ये बार बार कंपेयर करके कंफ्यूज करेगा। प्रेफरेंस शेयर कब कंपनी इशू करती है, इसको समझना है ना। एक ऑलरेडी जो कंपनी एस्टेब्लिश है, जो चल रही है, ठीक है, किसी नए बड़े प्रोजेक्ट के लिए वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है।
क्या होता है कि मान लो 7,000 करोड़ रुपए चाहिए किसी प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को, ठीक। यदि वो बैंक से लेंगे, समझना बात को, है ना, यदि वो बैंक से लेंगे तो 7,000 करोड़ का कोई भी बैंक देगी नहीं, पहली चीज तो कोई भी बैंक नहीं देगी, इतना पैसा कोई भी बैंक नहीं देगी, ठीक है। तो क्या करें, फिर से इक्विटी शेयर यदि इशू कर दिए जाए तो ऑनर्स बढ़ जाएंगे, ऑनर्स बढ़ जाएंगे तो ये कंपनी पहले से स्टेब्लिश है, अर्निंग है, और इनका जो डिविडेंड जो इनको मिल रहा है वो भी बढ़ जाएगा, हाँ या ना। और जो प्रोजेक्ट होता है 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कोई कल थोड़ी ना चालू हो जाएगा, 7 साल लग जाएंगे उसको चालू होने में, 5 साल लग जाएंगे। तो 5 साल तक ये जो नए लोग आएंगे इक्विटी शेयर वाले, नए वाले, वो पुराना क्या खाएंगे, डिविडेंड, हाँ या ना। इन लोगों ने, पुराने लोगों ने जो रिस्क ली थी उसका फायदा कौन उठाएंगे, नए लोग। तो ये नहीं चाहते कि ऐसे कोई आए, राइट। तो ये एक अल्टरनेटिव रास्ता निकालते हैं कि हम क्या इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर। इस प्रेफरेंस शेयर की एक खासियत होती है, इस प्रेफरेंस शेयर के पहले कुछ ना कुछ परसेंटेज लिखा होगा, इस तरीके से 10% हमेशा नहीं लिखा होता, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 5%, 10%, 16%। ये क्या होता है, ये इस पर मिलने वाला डिविडेंड होता है। प्रेफरेंस शेयर की एक खासियत ये है कि इसमें जो डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड मालूम है ना, प्रॉफिट का हिस्सा, एक शेयर पर कितना डिविडेंड, तो ये यहां पर डिविडेंड क्या होता है, फिक्स्ड हो जाता है। कैसा हो जाता है, डिविडेंड कैसा होता है, फिक्स्ड। जैसे मान लो 100 रुपए का एक प्रेफरेंस शेयर, राइट, तो 100 रुपए पर यदि उसके सामने 10% लिखा है तो 10%, 100 रुपए पर 10% कितना हुआ, 10 रुपए, एनुअल, साल का 10 रुपए आपको क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, समझ में आई बात। हम उसको यहां पर क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड। समझ में आ रही बात, मतलब प्रेफरेंस शेयर में क्या फिक्स हो गया, डिविडेंड फिक्स हो गया। तो सर कोई व्यक्ति आपके शेयर्स क्यों खरीदेगा, इससे तो अच्छा यदि उसको डिविडेंड चाहिए, यदि इंटरेस्ट ही चाहिए फिक्स, तो वो बैंक में एफडी करवा देगा। हम नॉर्मली जो कंपनी होती है वो बैंक एफडी से ज्यादा परसेंटेज देगी, तभी व्यक्ति उनके शेयर्स खरीदेगा। समझ में आई बात। तो ये फायदा होता है, वो परसेंटेज ज्यादा होता है, जो करंट मार्केट में बैंक एफडी दे रही है उससे ज्यादा का परसेंटेज होता है, ठीक है। और इसको व्यक्ति कभी भी बेच के निकल सकता है। एफडी को आप तोड़वाओगे तो उसमें नुकसान भी होता है ना। इसमें ऐसा नहीं होता, 1 साल आपने यूज करा, 1 साल का ब्याज रखा और किसी और को देना है, आप उसको भी दे सकते हो, और उसका भी प्राइस ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत होता है, इसका ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो कंपनी कब इशू करती है ये शेयर्स, जब कंपनी को लार्ज अमाउंट में पैसे की जरूरत होती है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी होती है, राइट। और दूसरी सिचुएशन में, नहीं दूसरी सिचुएशन बाद में देखेंगे, अभी इसमें देखते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, जिसमें डिविडेंड क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक। दूसरा, अच्छा इसमें डिविडेंड कैसा होगा, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब भाई जैसा प्रॉफिट वैसा, बिजनेस ने जितना प्रॉफिट अर्न करा उतना इनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। क्या लिखा है, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, पहले। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्रथम, पहले, राइट। तो इन शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलने का अधिकार पहले, इनको जब डिविडेंड दिया जाएगा उससे पहले इन लोगों को डिविडेंड देना। ऐसा क्यों होता है, देखो शुरू में क्या हुआ, कंपनी स्टार्ट हुई मान लो, ठीक है, ये दूसरी सिचुएशन जो मैं भी बोलने वाला था, है ना। कंपनी स्टार्ट हुई, कंपनी ने क्या करा, कंपनी को मान लो 10,000 करोड़ की जरूरत है, कितने, तो 3,000 करोड़ के उसने इक्विटी शेयर इशू करे, वो 7,000 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर इशू करे। अब शुरू में ज्यादा प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो इन लोगों को भाई प्रॉफिट के लिए ये भी मरेंगे, सीधी सी बात है, ये भी। तो भैया जो कम पहले जो प्रॉफिट हो रहा है, तो सबसे पहले प्रॉफिट किसको दिया जाए, इनको, इनका परसेंटेज फिक्स जो है वो दे दिया जाए।
क्योंकि ये कंपनी के ऑनर नहीं है, इसलिए ये रिस्क भी नहीं उठाएंगे। रिस्क किनको उठाना है? आपको उठाना है। तो यहाँ पर रिस्क है ना, कंपेरेटिव रिस्क बोलेंगे। हायर रिस्क कहाँ है? यहाँ, इसके कंपेयर में इनको भी थोड़ी सी रिस्क होती है। वो मैं अभी उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता, है ना। इनके लिए भी थोड़ी रिस्क होती है, इनका भी पैसा डूब सकता है, पर इनका पैसा बाद में डूबेगा, पहले इनका खत्म होगा। 3000 करोड़ का लॉस, यदि मान लो 3000 करोड़ की कैपिटल है, इक्विटी, 4000 करोड़ का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो 3000 करोड़ तो इनके गए, अब बचे 1000 करोड़, इनका लॉस होगा एक रेशो में, सर्टेन रेशो में। समझ में आई बात? तो पहले किसका डूबेगा? इनका पैसा डूबेगा। डिविडेंड पहले किसको मिलेगा? इनको मिलेगा। डिविडेंड फिक्स किनका? इनका। इनका अनलिमिटेड, फ्लैक्चुअल, कोई लिमिट नहीं, इसलिए तो ये ऑनर है। इनकी रिस्क भी हायर है और इनका डिविडेंड भी फ्लैक्चुएट है, इसलिए ये ऑनर है। ये तो केवल एक तरह से लोन देने वाले व्यक्ति। बात समझ में आ रही है? तो ये है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को दो चीजों में प्रेफरेंस मिलती है, मतलब प्राथमिकता। ठीक, पहला डिविडेंड में, दूसरा जब कंपनी क्लोज होती है, बंद होती है, डिसॉल्व होती है, तो जो पहले पैसे किसको मिलेंगे? इनको मिलेंगे, फिर बाद में इनको मिलेंगे, यदि पैसा बचता है। तो आखिरी में जब वाइंडिंग अप, इसको क्या बोलते हैं? बंद होना। जब कंपनी बंद होती है तो जो पैसा जो रिटर्न होता है शेयर्स का, तो पहले किसको मिलेगा? इनको, फिर बचा तो इनको। रिस्क इनकी है, इनकी है, इनकी नहीं। क्लियर? ये शेयर्स कभी कभार इस तरीके से भी इशू किए जा सकते हैं कि किसी असेट को इनके नाम पर बांध दिया जाता है कि भाई जैसे 7000 करोड़ का हम आपको ये इशू कर रहे हैं ना, तो हम 7000 करोड़ के ये फैक्ट्री चालू करेंगे, ये फैक्ट्री को हम बेच नहीं सकते क्योंकि आपको पैसा लौटाना है। समझ में आई बात? तो असेट इनके नाम पे एक तरह से मॉर्गेज टाइप में रहती है। ठीक है, चलो अब फटाफट इनको मैं रीड कर देता हूं और डिफरेंस क्लियर कर देते हैं, है ना। इसका डिफरेंस दिया हुआ है, आप डिफरेंस पे आ जाओ डायरेक्ट। डिफरेंस पे आ जाओ, मिल गया 329 पर इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। यहीं से इनका मीनिंग भी है और कैरेक्टरिस्टिक भी सब यही है ना, ज्यादा माथापड़ी करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर आर ऑफ लेस वैल्यू जनरली, ये कोई कॉमन क्या बोल सकते हैं, एक बेस्ड डिफरेंस नहीं है ये जो हमने अभी पढ़ा। जनरली होता है कि ये 10 रुपए का होता है, ये 100 रुपए का, पर हम चैलेंज नहीं कर सकते, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, पर यहाँ पर डिफरेंस दिया है, एक हल्का डिफरेंस है ये। प्रेफरेंस शेयर आर मोर वैल्यू इन कंपैरिजन टू इक्विटी शेयर। क्लियर? वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर। कंपनी के ओरिजिनल मालिक कौन है? इक्विटी वाले। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव राइट टू वोट ऑन ऑल मैटर्स, ऑन ऑल मैटर्स, सभी मैटर पर राइट करने का अधिकार है। ठीक है, अब थोड़ा सा इधर समझना, ये लोग भी वोटिंग कर सकते हैं, पर कब? जब इनका राइट्स ये ओवरराइड करने जाता है, जब इनके अधिकारों को ये मारने की कोशिश करेंगे, तब ये लोग क्या कर सकते हैं? वोटिंग कर सकते हैं। एग्जांपल नंबर 1, इन्होंने मीटिंग करी, भाई ये लोग तो कुछ भी कर सकते हैं ना, ऑनर है, तो इन्होंने डिसीजन लिया कि इनके जो परसेंटेज है उसको कम कर दो, हाँ है ना, तो ये क्या चुपचाप बैठे रहेंगे? ये बोलेंगे कि ठीक है, हमको भी राइट होना चाहिए उस रिजोल्यूशन में, उस नियम के उसमें हमको भी अधिकार हो कि वोटिंग, हम भी वोटिंग करें। यदि हम लोग मान जाते हैं तो आप कम कर दें, ताकि आप हमारे राइट को हमारी वोटिंग के बिना चेंज नहीं कर सकते। समझ में ये बात? दूसरा एग्जांपल, असेट इनको हमने क्या करी थी? एक तरह से बांध दी है ना, मैं जो बोल रहा था, इनके नाम रख दी थी कि असेट, ये पूरी असेट कितनी आपकी, तो उस असेट को भी ये लोग नहीं सेल कर पाएंगे जब तक इनका वोटिंग ना मिले। समझ में आई बात? तो इन लोगों को भी वोटिंग राइट्स है। ठीक है, तीसरा, कंपनी बहुत लॉस में जा रही है,
ठीक है, ये लोग कंपनी को चला ही नहीं पा रहे, तब ये बोलते हैं अब गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, चल हट। समझ में आ रही बात? बोलेगा अब तू गाड़ी से उतर, इनको बोलेंगे अब तुम मैनेजमेंट से हट जाओ, बहुत हो गया, 3 साल से लॉस ही लॉस दे रहे हो, गाड़ी अब हम चलाएंगे, मतलब कंपनी अब हम चलाएंगे। तो ये आगे आ सकते हैं उस सिचुएशन में। समझ में आएगी बात? तो इक्विटी में पढ़ रहा हूं फिर से। इनको ऑल मैटर्स पे क्या होते हैं? राइट्स होते हैं, वोटिंग के राइट होते हैं इन शेयर होल्डर्स, इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग। चलिए अभी यहाँ का एक लाइट गया है ना, हाँ बता दूं, नहीं तो बच्चा बोले सो लाइट कम हो गया है। ठीक है, इतना तो दिख रहा है। चलो वो बच्चा कर ही देगा। मीटिंग एंड आल्सो हैव, देखो इसमें राइट है जो शेयर होल्डर की जो मीटिंग होती है, शेयर होल्डर की मीटिंग में जो सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, है ना। एंड आल्सो हैव द राइट टू अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कल समझा दिया था मैंने। प्रेफरेंस शेयर हैव नो वोटिंग राइट बट can only vote on those matter related to them. Clear? If payment of dividend are in arrear, 3 साल से पेमेंट नहीं मिल रहा हमको, डिविडेंड नहीं मिल रहा है, तो ये क्या बोलेंगे? अब तेरा भाई गाड़ी चलाएगा, हट, है ना। बॉयज लोग इस सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझते हैं जो मैं बोलता हूँ। चलो रेट ऑफ डिविडेंड, तो रेट ऑफ डिविडेंड किसका फिक्स है भाई? प्रेफरेंस का। इनका रेट फिक्स नहीं हो सकता, जो भी प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन लेते हैं कि इनको कितना डिविडेंड मिलना चाहिए उतना देंगे। ठीक है, द रेट ऑफ डिविडेंड ओनली डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट सर्टेन एंड कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, with the increase in profit the rate of dividend increases and with the decrease in the profit rate of dividend can be decreased। क्या बढ़िया लिखा है यार। प्रायोरिटी इन डिविडेंड, तो भैया प्राथमिकता, प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रेफरेंस शेयर को। उसके बाद में जो प्रॉफिट बचा तो किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर को। क्लियर? मैं रीड नहीं करूंगा। रिस्क हायर रिस्क किसकी है? इक्विटी शेयर्स की। प्रेफरेंस शेयर की भी रिस्क है बट कंपैरिजन में कौन है? इक्विटी, क्योंकि वही तो ऑनर है, राइट। आगे चेंज इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स, तो भैया इनके शेयर्स की वैल्यू, इक्विटी शेयर्स की वैल्यू सेकंड में बदलती है। जब ये एक बार इशू हो जाते हैं ना मार्केट में, उसके बाद में ये सेकंड में बदलते हैं, और यही तो शेयर मार्केट है, इसी का तो शेयर मार्केट है ना। तो रोज हर दिन बदलती है इनकी वैल्यू, राइट। जबकि इनका भी वैल्यू बदलती है बट बहुत कम, जैसे 100 रुपए का है तो ये ज्यादा से ज्यादा 103 का हो जाएगा, ये 1 रुपए का 1 लाख भी हो सकता है ना। इसकी तो बात ही नहीं, इसकी बात चालू कर दूंगा तो आप लोग पढ़ना कम और शेयर मार्केट चालू ज्यादा कर देंगे, है ना। एक व्यक्ति ने ऐसा कुछ न्यूज में पूछा था, मैं देख रहा था, उसकी दादी जी ने 1990 में एक कंपनी के शेयर्स खरीदे थे, है ना। वो आज की तारीख में 1400 करोड़ के हो गए, है ना। तो मैं यदि उसकी बात बताने जाऊंगा तो यहाँ पढ़ना लिखना छोड़ के अपन शेयर मार्केट पढ़ने लग जाएंगे। तो इतनी बदलती इनकी वैल्यू, ठीक है। वो दादी भूल गई, बताए बिना चली गई, पोते का मजे हो गए, जीवन ही सुधर गया। काश ऐसी दादी हमारी होती है। नहीं, सबकी दादी बढ़िया होती है। चलो हो गया क्लियर। अब फिर से आ जाओ, इसको और डिटेल में समझना पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना। ऑर्डिनरी शेयर्स पे आ जाओ, पेज नंबर 326 मिला। तो ऑर्डिनरी शेयर्स में यहाँ पर कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनी सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 an equity share is a share
which is not preference share। कितना सही बोला यार भाई साहब, इक्विटी शेयर वो शेयर है जो कि प्रेफरेंस शेयर नहीं। क्या गजब है यार। ऐसा इसलिए डेफिनेशन दी जाती है क्योंकि इसको एक्सप्लेन करने के बजाय एक्ट किसको कर रहा है, इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि ये लिमिटेड है, इसमें बहुत सारी चीजें, अनलिमिटेड चीजें हैं, तो वो अनलिमिटेड चीजों को एक्सप्लेन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, लिमिटेड को एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर बोल देते हैं ये वो नहीं है, ठीक है। दिस शेयर डू नॉट possess प्रेफरेंस राइट, इनके पास में प्रेफरेंस राइट नहीं होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग डिविडेंड, ऑब्वियसली वो तो उनको होता है ना, एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल। रिटर्न ऑफ कैपिटल क्लियर हुआ, जब कंपनी बंद होगी तो पहले किसको पैसा मिलेगा, इनको, तो इनको ये दोनों राइट्स नहीं होते हैं। द होल्डर ऑफ दिस शेयर आर इंटाइटल्ड टू गेट शेयर इन प्रॉफिट आफ्टर द पेमेंट ऑफ ऑल प्रायर चार्जेस एंड डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर। जितने भी पेमेंट हो चुके हैं उनके बाद में, इनको पेमेंट देने के बाद में इनको डिविडेंड मिलता है, क्लियर, वो भी प्रॉफिट में से, याद रखना प्रॉफिट में से। तो सर क्या यहाँ पर लॉस में से भी दिया जा सकता है, बिल्कुल। प्रेफरेंस शेयर किस कंडीशन में बेचे गए, किन शर्तों पर दिए गए हैं, यदि वो इन लॉस भी दिए गए, मतलब जो कंडीशन है कि भैया लॉस होगा तब भी हमको तो हमारा 10% चाहिए, जैसे बैंक को इंटरेस्ट चाहिए चाहे कुछ भी हो, तो इनको भी वैसे दिया जा सकता है। इसके भी हम टाइप देखेंगे, इसके करीबन 10 टाइप है प्रेफरेंस है ना, आगे देखेंगे अपन, उसमें हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। आगे इक्विटी शेयर होल्डर बियर मोर रिस्क देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्लियर। तो मैं प्रेफरेंस शेयर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा यार, क्या है कि बाद में आप लोग किसी चीज, एक्चुअल में क्या है ना, इसकी लैंग्वेज नॉर्मल नहीं है, इसमें बहुत सारे वर्ड स्पेशल वर्ड्स है जो सिर्फ यही यूज होते हैं, इसलिए मैं ये रीड करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो कैरेक्टरिस्टिक देख लो, ठीक है सर, इसके ऊपर है ना वो टाइप ऑफ इक्विटी, वो तो बता दो। हाँ भाई देख लो, इक्विटी शेयर विथ वोटिंग राइट्स, पहला टाइप है ना। दूसरा इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशिएट राइट एज टू डिविडेंड वोटिंग, otherwise it is according with the such rules and subject to such condition as may be prescribed by the central government। देखो जनरली जो इक्विटी शेयर होता है उसको वोटिंग राइट के साथ नहीं आता है, पर कभी कभार कंपनी अलग अलग शेयर्स इशू करती है, पहले 100 रुपए वाला इशू करा, उसके बाद में 50 रुपए वाला करा, जो 50 रुपए वाला जो शेयर्स होगा उसका वोटिंग राइट आधा हो गया 100 रुपए वाले के मुकाबले, तो इस तरीके से वो क्या होता है, डिवाइड होता है, समझ में आ रही बात, वो चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, ज्यादा नहीं। आगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर, देखो द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, हो गया, the holder of these shares receive dividend after the payment of dividend to preference shareholder, even in case of profit the payment of dividend to equity shareholder is not necessary or compulsory। यदि प्रॉफिट हुआ भी है तब भी जरूरी नहीं कि प्रॉफिट को डिविडेंड दिया जाए, ये क्या बात कर रहे हो, हाँ प्रॉफिट इतना नहीं है कि हम बांट दें, देखो बात को समझा करो, आप जब पेंडल बनाते हो प्रॉफिट निकलता है 5 लाख का प्रॉफिट है, वो 5 लाख का प्रॉफिट कैश में नहीं होता है, क्योंकि आपने उधार भी तो सेल करी है, वो कैश के रूप में आपके यदि बैंक में देखोगे तो 5 लाख रुपए हो सकता है नहीं हो, पर प्रॉफिट तो है। अब आपने सोचा कि 4 लाख रुपए आप डिविडेंड में बांट दो, तो बैंक में अब डिविडेंड बांटना मतलब क्या, कैश देना, बैंक से पैसा कम होगा, अब बैंक में पैसा ही नहीं कहां से दोगे, समझ में आ रही बात। या फिर इस सिचुएशन में कि कम प्रॉफिट है, अगले साल क्या हो क्या नहीं, इसलिए प्रॉफिट डिविडेंड को होल्ड कर दिया जाता है कि भैया इस साल हम डिविडेंड नहीं देंगे, 4 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है, अगले साल देखेंगे ज्यादा प्रॉफिट होगा उसमें से थोड़ा सा देंगे, समझ में आ रही बात। इन द क्या लिखा है, यही है ना, इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप बताया था ना मैंने, है ना, बोरिया बिस्तर बांधना, है ना, वाइंडिंग अप द कंपनी द कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर इज रिटर्न एट द
एंड ऑफ मीटिंग ऑल लायबिलिटीज। ऑल लायबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, ये भी लायबिलिटी है, प्रेफरेंस शेयर में क्या है, लायबिलिटी, सारा सबको जिनको देना था, देने के बाद में यदि कुछ बचा है तो इनको मिलेगा, ठीक। इक्विटी शेयर होल्डर हैव द राइट टू वोट ऑन ऑल द मैटर्स, क्लियर, एंड प्रपोजल ऑफ कंपनी, कोई सा भी प्रपोजल रख सकते हैं ये, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी चला रहे हैं, राइट। अब किसी को लगा कि यार कंपनी को ऐसा करना चाहिए, तो वो मेंबर कंपनी की एक मीटिंग बुला सकता है और उसमें अपना प्रपोजल रख सकता है, पर कंपनी लॉ में इसकी कुछ सर्टेन कंडीशन है कि कम से कम उसके पास में टोटल कैपिटल का इतना % होना चाहिए। अब नहीं तो मैंने एक शेयर खरीदा और मैं बोलूं चलो मीटिंग बुलाओ, तो ऐसा नहीं होगा ना कि एक शेयर पर तेरे को बोले आ जा, है ना, 10 करोड़ में से एक शेयर खरीद करके मैं मीटिंग बुला लूं, लोग फुर्सत में बैठेंगे, नहीं, कुछ परसेंटेज होता है कि इतना % यदि मिलकर, अकेला व्यक्ति भी या मिलकर मीटिंग को कॉल कर सकते हैं और वो अपना प्रपोजल रख सकते हैं, क्लियर। वो पूरी कंपनी समझा दूंगा। इक्विटी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, क्लियर। इसके बाद में स्टॉक है, शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर वारंट है, ये पढ़ेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए मैं आप लोगों को ये कहूंगा कि ये जो प्रेफरेंस शेयर का जो पैराग्राफ है बेटा इसको रीड करो, मैं वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, आप लोग को रीड करके बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक, क्योंकि जस्ट उसका अपोजिट है और कुछ नहीं, ठीक। चलिए, कोई डाउट तो नहीं है प्रेफरेंस शेयर्स में, है ना। प्रेफरेंस शेयर्स के आगे आप देखेंगे टाइप्स दिख रहा है ना, तो ये टाइप्स हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, या देखते हैं इसी में हो सके तो अच्छी बात है। इसके नीचे आपको कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं, दिख रहे हैं, फटाफट रीड करके बताओ, है ना, कि कोई डाउट हो तो पूछो। चलिए, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप लोगों ने देख लिए, जस्ट अपोजिट है जो हमने इक्विटी के देखे थे, है ना, इसलिए मैंने आप लोगों को रीड करने के लिए कहा। अब रिटर्न आ जाओ ऑर्डिनरी शेयर्स के वहां पर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर अभी देखेंगे, पहले हम कुछ छोटे मोटे चीजें क्लियर कर लेते हैं। स्टॉक दिख रहा है आप लोगों को, स्टॉक कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, जब कंपनी, जैसे मान लो ये 100 रुपए का शेयर है ना, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। अब इस पैसे को वो किस्तों में मंगवाती है, इंस्टॉलमेंट, समझते हो ना, इंस्टॉलमेंट, है ना, 30, फिर कितना बचा, 70 बचा ना, तो 35 हो गए। तो ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाया, राइट। तो मान लो अभी केवल हमने इतना ही पैसा मंगवाया, तो ये कितना पेड अप है, 30 रुपीज पेड अप है, ये फुल्ली पेड अप है क्या, नहीं, ये फुल्ली पेड अप नहीं। जब कंपनी ये सारा पैसा बुलवा लेती है, चाहे एक साथ या अलग अलग इंस्टॉलमेंट में, तब वो शेयर्स क्या कहलाता है, फुल्ली पेड अप, क्या कहलाता है, फुल्ली पेड अप, ठीक है। तो जब कंपनी के सारे शेयर्स का पूरा पैसा, मतलब सारे शेयर्स के, सॉरी, जिन शेयर्स का पूरा पैसा आ जाता है, जिन शेयर और सारे शेयर्स में बहुत डिफरेंस है, हो सकता है किसी ने कुछ पैसे नहीं दिए, पर जिसने दिए हैं, जैसे मान लो मैंने 1000 शेयर्स खरीदे, अब समझना, अब मैंने पूरे पैसे भी दे दिए, ठीक, अब मैं 1000 शेयर संभालते फिरूं ऐसे गड्डी की गड्डी, बेवकूफपना लगेगा। हाँ, मैं यदि बेचना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं तो इनमें से कुछ बेचता रहूंगा, तो मैं वो अलग अलग शेयर रखूंगा, ज्यादा अच्छा है। पर मेरे को मालूम है कि मेरे को तो ये शेयर्स बेचना ही नहीं, मैं तो इस कंपनी में बना रहूंगा, क्योंकि हो सकता है किसी दिन ये 400 करोड़ के हो जाए, है ना। तो मैं अब इतने सारे कागज तो नहीं संभाल सकता, तो मैं जाऊंगा कंपनी को बोलूंगा भाई इसको 1 में बदल दे। अरे 100 का नोट है आपके पास में 20, तो आप किसी से क्या बोलोगे कि ला भैया इसका 2000 का नोट दे दो यार, है ना। तो दैट इज स्टॉक। स्टॉक क्या है, वो एक बंडल है शेयर्स का, जिनका पूरा पेमेंट कंपनी को रिसीव हो गया। कंपनी क्या करेगी, जितने भी आपने शेयर्स दिए हैं उसका एक सर्टिफिकेट बना देगी कि भैया इतने शेयर का ये हो गया स्टॉक, ठीक। इसलिए इसको क्या बोला, जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्लियर है। अब आप इसको पढ़ के देख लेना। चलो यार, मैं इसको खत्म ही कर देता हूँ पढ़ के, फिर वो बाद में डाउट्स आते हैं तो बड़ा। तो शेयर ऑफ अ कंपनी व्हिच आर फुल्ली पेड आर कॉल्ड स्टॉक। Only the fully paid
है ना। अब शेयर आर कन्वर्टेड इनटू स्टॉक, इसमें स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। 100 रुपए के 20 नोट को आप 2000 के एक नोट में कन्वर्ट कर सकते हो। बाय द कंपनी, कौन कर सकती है? कंपनी। फॉर विच द कंपनी इशू अ सर्टिफिकेट, इसके लिए सर्टिफिकेट इशू कर देगी। स्टॉक इज सिंपली अ सेट ऑफ शेयर पुट टुगेदर इन बंडल। क्लियर है ना इतनी इंग्लिश तो। स्टॉक कैन बी स्प्लिट, स्प्लिट मतलब डिवाइड करना, बांटना, है ना। तो स्टॉक को आप कितने भी सेट में और किसी भी फ्रिक्वेंस मतलब हिस्सों में बांट सकते हो। जैसे आप चाहो तो क्या कर सकते हो, 20 शेयर है आपके पास में, आप एक काम करो 10 शेयर का एक बंडल बना लो और 5-5 शेयर का 2-2 बंडल बना, एक बंडल बना लो। समझ में आ रही बात? आपके हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक देखिए फटाफट। शेयर हैव अ फेस वैल्यू बट स्टॉक डू नॉट हैव अ फेस वैल्यू। क्यों? क्योंकि टोटल अमाउंट से बना हुआ है ये। तो शेयर्स की क्या होती है? फेस वैल्यू होती है, इसकी फेस वैल्यू नहीं होती। ये सिर्फ इतना लिखा रहता है, इतने नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। The shares are not required to be fully paid up. शेयर्स को आप ऐसे इंस्टॉलमेंट में भी बेच सकते हो, बट स्टॉक के लिए क्या चाहिए? वो सारे क्या होना चाहिए? फुल्ली पेड होना चाहिए। शेयर्स आर टू बी ट्रांसफर इन फुल। शेयर्स को आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? पूरा का पूरा, एक शेयर पूरा जाएगा, आधा अधूरा नहीं होता। बट स्टॉक कैन बी ट्रांसफर इन फ्रैक्शंस, है ना। स्टॉक को आप डिवाइड कर सकते हो ना, 2000 शेयर्स का स्टॉक है तो आप उसको बाद में एक 1000 का करवा के बाकी के 1000 का आप किसी और को दे सकते हो, ठीक है। The face value of a certain type of share remain the same, though the face value of the certain type of shares, certain type of shares मतलब जैसे कि प्रेफरेंस शेयर, इनकी क्या फेस वैल्यू तो हमेशा ही क्या होती है? एक जैसी होती है। बट अब समझना है ना, स्प्लिट करना। मैंने 100 रुपए का शेयर बेचा कंपनी ने, ये मार्केट में ये शेयर एक्चुअल में 5000 का हो गया। कितने का हो गया? अब हर कोई इसको खरीद नहीं पा रहा है, तो कंपनी ने इसको क्या कर दिया? 10 हिस्सों में बांट दिया एक ही शेयर को। उसको बोलते हैं स्प्लिट करना। वो 10 रुपए की फेस वैल्यू का आप कितने का हो गया? 100 रुपए की फेस वैल्यू का आप कितने का हो गया? 10 रुपए। और मार्केट में इसका रेट कितना है? 1000। सॉरी मैंने कितना बोला? 10 कर दिए ना, तो 500 रुपए मार्केट में इसकी वैल्यू हो जाएगी और फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 रुपए। यदि कंपनी ने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू कर रखे हैं? 1000 नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर रखे हैं, मान लो 100 रुपए, ठीक। और मार्केट वैल्यू कितना है? 5000। मैंने इनको फेस वैल्यू को मतलब एक शेयर को कितने में? 10 भागों में बांट दिया, तो ये हो गया इनटू 10। समझ में आई बात? ये हो गए कितने? 10,000 शेयर्स हो गए। एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 रुपए। और मार्केट में ये कितना हो जाएगा? 500 रुपए का, उसके आसपास। क्योंकि पल पल बदलते हैं, है ना। ये मार्केट रेट तो ऐसे ऐसे बदलता है, ठीक है। तो अब व्यक्ति खरीद सकता है, तो उसको बोलते हैं स्प्लिट। तो वो ये बोल रहे हैं कि कंडीशंस है कि भाई ये चेंज नहीं होते, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। कहां गया भाई? बट स्टॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स हैविंग डिफरेंट वैल्यू। इनके अलग अलग वैल्यू हो सकती है, अभी जैसे मैंने बताया था, है ना। Each share has its own serial number। अपना जो नोट होता है उस पे एक सीरियल नंबर होता है और उसका खुद का ये एक नंबर है। ऐसा दूसरा नंबर का कोई नोट हो सकता है क्या? सेम शेयर्स के साथ में ऐसा होता है, ठीक। बट देयर इज नो सच नंबर फॉर स्टॉक। क्लियर? चलिए शेयर वारंट फटाफट देखते हैं। सॉरी शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट को अपने को दोनों को साथ में ही समझना पड़ेगा। चलो शेयर सर्टिफिकेट को पढ़ो, है ना, बहुत इजी है। According to section 46 of the Company Act 2013, share certificate is a certificate issued under common seal of company। कंपनी सील बिल लगा के देगी
स्पेसिफाइंग द शेयर्स हेल्ड बाय एनी पर्सन मेंशन्ड। इसमें और शेयर स्टॉक में डिफरेंस ये है, स्टॉक तो क्या करते हैं उन्होंने, वो नोटों का बंडल बना के आपको दे दिया एक तरह से, जबकि शेयर सर्टिफिकेट का मतलब होता है, सर्टिफिकेट क्या होता है, किसी चीज के बारे में एक्सप्लेन करता है। तो ये कि मैंने, आशीष कुशवाहा ने इस कंपनी के इतने शेयर क्या कर रखे हैं, खरीद रखे हैं, इसका सर्टिफिकेट वो देते हैं। ठीक, ये कहाँ काम आता है, जब मेरे को लोन लेने की जरूरत पड़ती है तो मैं इसको एज अ मॉर्गेज करता हूँ, समझ में आ रही बात, तब ये सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। शेयर सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट, कागज है, डॉक्यूमेंट, राइट, which certified that ownership of the share of a joint stock company, जो क्या करता है, उस शेयर्स के स्टॉक की वो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट मेंशन द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड इज एन एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ अ स्पेसिफिक शेयर्स। क्लियर है, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। In simple words, share certificate is the proof of the title. Title मतलब ownership. Title का मतलब होता है ownership, है ना। आपका जो मकान है वो आपके पिताजी के नाम पर है, तो किसके टाइटल पे है, आपके पिताजी के नाम पर है, वो टाइटल कहलाता है। ठीक है, टाइटल ऑफ द होल्डर टू द शेयर अमाउंट मेंशन देयरिन, जो कि उसमें शेयर अमाउंट मेंशन है वो उसके अधिकार में है, उसके ओनर है, ये मेंशन होता है। द नंबर ऑफ शेयर, the number of shares, their face value and paid up amount of share is recorded in share certificate। सब कुछ लिखा होता है, कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, उस पर कितने की फेस वैल्यू के हैं, और उस पर कितना अमाउंट कंपनी को मिल चुका है, ये सब लिखा होता है। एक सर्टिफिकेट है, समझ में आ रही बात। शेयर वारंट, फटाफट देखें। अ कंपनी with limited liability or a company having a share capital can issue a certificate to its shareholder। देखो ये भी वारंट भी एक तरह से क्या है, सर्टिफिकेट है, बट इसमें डिफरेंस है जो नीचे आपको मिल जाएगा। इट इज सर्टिफिकेट टू इट्स शेयर होल्डर विद द प्रायर परमिशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अफिक्शन इज कॉमन सील फॉर द फुल्ली पेड ऑफ शेयर। अब इसका मतलब समझो, आपको यदि शेयर वारंट यदि किसी को इशू करने हैं तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक, दूसरी चीज, शेयर वारंट फुल्ली पेड अप शेयर के अगेंस्ट ही इशू किया जा सकता है, जबकि सर्टिफिकेट का आपने देखा कि वो अनपेड अमाउंट के लिए भी इशू हो सकता है। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट की परमिशन इसलिए लेनी पड़ती है शेयर वारंट में, क्योंकि आप किसी को यदि कोई शेयर बेचना चाहते हो और आपके पास शेयर वारंट है, तो ये जैसे शेयर वारंट है, अब ऐसे आप उसको दे दो, ये शेयर उसके हो गए। जैसे आपका नोट होता है कोई सा भी करेंसी, इसे देने से उसका हो जाता है, शेयर वारंट भी वैसा ही हो जाता है। अब यदि सोचो मैं 1 लाख रुपए का नोट बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ, 1 लाख के शेयर हो गए, वारंट बनाया, अब मुझे किसी को यहाँ से मुंबई 1 लाख रुपए पैसे देने, काला बाजार कभी सुना है, हवाला, बैंक के थ्रू पेमेंट जाता है तो गवर्नमेंट की नजर में रहता है। अब मैं चाहता हूं कि वो पैसे मैं उसको मुंबई में दे दूं, तो मैं गवर्नमेंट को बताना नहीं चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, या तो हरे हरे नोट लेके जाऊं और बीच में धरा गया तो गया, गाड़ी चेक हो गई तो मैं क्या कर लूंगा, वारंट बना लूंगा और वारंट बना के उसको जाके दे दूंगा, ले इसको सेल कर दे, तेरे को 1 लाख रुपए मिल जाए। या मुंबई जाके सेल कर दूंगा, वहां से 1 लाख रुपए दे, 1 लाख रुपए लेके उसको पेमेंट कर दूंगा। समझ में आ रही बात। तो हवाला का काम कर दे अपन ने कहीं लिखा, तो ऐसे ही कोई भी उसको वो 1 लाख का नोट हो जाएगा ना, तो ऐसा मजाक हो जाएगा, ये तो मतलब हर कोई ये तो बना के चलने लग जाएगा। इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा, भैया इस नंबर का शेयर वारंट किसको दिया गया है, इसको दिया गया है। समझ में आ रही बात। नहीं वो तो थोड़ा सा नहीं रहता, पर हाँ उनके पास में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, such a certificate is called share warrant। share warrant is negotiable instrument है, मतलब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, आपका जो करेंसी नोट है उसी को हम क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट,
मतलब अरे जिसको ऐसे दे सकते हो बेच नोट के जैसे, जिसको कर सकते हो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब वो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में तो नहीं घुसूंगा, अभी एक्सप्लेन करा कि भाई मैं 1 लाख का नोट बन जाएगा ना, वो नोट के जैसे काम करेगा वो, दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फाइनेंशियल लैंग्वेज में, कानून की लैंग्वेज में नोट को हम क्या बोल सकते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? कैन बी ट्रांसफर टू इट्स मेयर डिलीवरी ओनली। कैसे इसको ट्रांसफर कर सकते हैं, केवल देकर, ऐसा डिलीवर कर दे ये इसका है ना। ओह गॉड, द होल्डर ऑफ द शेयर वारंट कैन रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी ऑन परचेसिंग द डिविडेंड कूपन। ये क्या होता है, ये पहले जमाने में होता था जब कंप्यूटर नहीं थे। कंपनी क्या कर देती थी, हर साल की डिविडेंड, 5 साल की डिविडेंड उसके साथ में चिपका के दे देती थी। ठीक है, अब आपने किसी और को बेच दिया, अब जिसके पास है उस तारीख पे वो जाएगा, एक कूपन निकाल के देगा, कंपनी उसको क्या दे देगी, डिविडेंड दे देगी, बाकी के 4 उसके वही हैं। वो जिसको बेचेगा वो कूपन के साथ बेचेगा या कूपन निकाल के बेचेगा, ये उसके ऊपर है। दोनों के आपस में डील पर डिपेंड करता है। ये आपको सीखने को मिलेगा बीकॉम में, इन्वेस्टमेंट चैप्टर में, अकाउंट में ऐसा होगा, है ना। तो वो तो अब वो खत्म हो चुका है, ये जो कूपन वूपन वाला काम, क्योंकि अब तो पूरा कंप्यूटराइज हो चुका है, सब कुछ कंप्यूटर पे होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है, फिजिकल मोड खत्म हो चुका है। ठीक है, द शेयर वारंट होल्डर डू नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी। वो कंपनी का क्या नहीं होता है, मेंबर नहीं होता। ठीक है, ये बड़ी बात है, इसको अंडरलाइन कर लेना। does not become the member of company. ठीक है, if he want to become the member of the company, he will have to cancel his share warrant and deposit the same to the company. वो किसको जमा करना पड़ेगा, कंपनी को जमा करना पड़ेगा, यदि वो ऑनर बनना चाहता है। डिविडेंड मिलेगा पर ऑनर नहीं है, मतलब वोटिंग राइट खत्म हो गया उसका। क्लियर? डिफरेंस है, इसके नीचे रीड करो और बताओ क्या प्रॉब्लम है। चलिए, डिफरेंस क्लियर है ना, सभी आईएमपी है, कुछ भी ऐसा नहीं है छोड़ने लायक, कुछ भी नहीं है। ठीक है, टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप कैसे, टाइप की मींस बात यहाँ पर ये है कि जैसी फैसिलिटी उसके साथ में दी गई है, जैसी कंडीशंस लगाई गई है, वैसा एक टाइप हो गया। सच मायने में प्रेफरेंस शेयर्स के आपको यहाँ कितने दिख रहे हैं, 9 दिख रहे हैं, है ना। ये 9 नहीं 900 हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसी कंडीशन वैसा प्रेफरेंस शेयर। समझ में आ रही बात? तो हम कुछ एग्जांपल 9 को फटाफट देखेंगे, आप इसको रीड करके देखोगे, मैं बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि ये इसमें क्या है ना। पहला, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा होना, जुड़ना, राइट। यदि कंपनी को इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कंपनी क्या कर सकती है कि भैया जो इनको 10% देना था ना, वो मान लिया कि हम आपको देंगे, खत्म नहीं हुआ वो, पर हम अभी नहीं, जब प्रॉफिट होगा तब देंगे। ऐसे अगले 5 सालों तक होता गया, 5 सालों तक हम उसको देंगे, 5 साल का टोटल क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है प्रेफरेंस शेयर की, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम होते हैं। रिडीम होता है मतलब, रिडीम होते मींस कि ये तो लाइफ टाइम होते हैं, ये कभी खत्म नहीं होते, ये कंपनी बंद होगी तभी ये खत्म होंगे, पर ये एक सर्टेन लिमिट के लिए इशू किया जाता है, 5 साल, 10 साल, 3 साल, 15 साल, बट मैक्सिमम 20 साल। हमारे इंडिया में, हमारे लॉ में लिखा हुआ है कि भैया 20 साल से ज्यादा का प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात? मतलब कि 5 साल का है ना, तो 5 साल बाद ये इसके जो 100 रुपए है ना, वो कंपनी वापस कर देगी। समझ में आ रही बात मेरी? 5 साल बाद कंपनी हर साल तो 10% देती रहेगी, और 5 साल बाद क्या करेगी, वो 100 रुपए भी वापस कर देगी। ठीक, जबकि ये हमेशा लाइफ टाइम ये तो रहता है, जब तक कंपनी है कम इक्विटी रहेगा। ये मैं थोड़ा सा भूल गया था। अब प्रेफरेंस शेयर पे क्लियर हो गया, मतलब जो उनका डिविडेंड है वो क्या होगा,
इकट्ठा होता रहेगा। यदि प्रॉफिट नहीं है तो वो लैप्स नहीं होगा। लैप्स होना समझते हो ना, कि खत्म हो जाना, तो खत्म नहीं होगा। वो इसको क्या कर लेंगे कि हाँ भैया आपका ये पैसा जमा है, जिस दिन प्रॉफिट होगा जिस साल, उस दिन हम आपको दे देंगे। ठीक है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर शब्द से समझ में आ रहा है। मैंने क्या बोला, जितनी कंडीशन वैसा प्रेफरेंस शेयर। नॉन का मतलब क्या हो गया, नहीं, इकट्ठा नहीं। मतलब यदि उस साल में प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको डिविडेंड उस साल का आपका क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर कोई व्यक्ति ऐसा क्यों खरीदेगा, वो उसकी मर्जी, हो सकता है उसका परसेंटेज बहुत हाई कर रखा, कैसी लालच कंपनी ने दी है वो उस पर डिपेंड करेगा, उस लालची व्यक्ति पे डिपेंड करेगा। लालची नहीं मतलब समझदार है ना, कौन माथा पड़ी करेगा। हाँ समझ में आई बात। आगे कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर मतलब सर देखो, जब नई कंपनी आई है ना, तो नई कंपनी मतलब रिस्क हाई कि ये चालू, ये टिकेगी भी कि नहीं टिकेगी। अपन ने 10 करोड़ का एग्जांपल लिया था, जिसमें से 10,000 करोड़ का एग्जांपल लिया था, जिसमें से 3,000 करोड़ इक्विटी शेयर और 7,000 करोड़ प्रेफरेंस शेयर। ऐसा हमने इसलिए करा क्योंकि अभी हमारी कंपनी नहीं है, लोग हम पर विश्वास नहीं कर पा रहे। बात समझ में आ रही है। तो लोग हमारे शेयर देखो, ये खरीदेंगे तो रिस्क हाई है, ये खरीदेंगे तो रिस्क हाई है सामने वाले के लिए, पर यहाँ पर वो कहीं ना कहीं सेफ जोन में है। अच्छा, नई कंपनी चालू होती है तो क्या वो चालू होते से प्रॉफिट अर्न करना चालू कर देती है? अरे इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, 5 साल 10 साल तो लगेंगे ही लगेंगे उसको प्रॉफिट अर्न करने में। समझ में आ रही बात। तो 10 साल तक यदि प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड मिलेगा, इस केस में नहीं मिलेगा। तो 10 साल तक आपके ब्याज का पैसे का क्या हुआ, समझ में आ रही बात। तो प्रेफरेंस शेयर्स के साथ में ऐसी कंडीशन दी जाती है कि हम 10 साल के प्रेफरेंस शेयर आपको इशू कर रहे हैं 10% वाले। फायदा क्या है इसका? फायदा यह है कि देखो, पहले 10 सालों की रिस्क हमने ले ली, पहले 10 सालों की रिस्क हमने ले ली, ठीक, आपका एक इंटरेस्ट अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। 10 साल बाद हम आपको एक ऑप्शन देंगे कि आप चाहो तो वो 10 साल बाद वो आपके जो 100 रुपए हैं वो ले लो, या उनको कन्वर्ट कर लो इक्विटी में। क्या में? इक्विटी में। हम आपके वो शेयर कैंसिल करके आपको क्या दे देंगे, इक्विटी। अब आप हमारे क्या हो जाओगे, इस कंपनी के ओनर हो जाओगे। कितना सेफ लगेगा सामने वाले को कि यार देखो 10 साल तक तो मेरे को क्या करना है, ब्याज लेना है, रिस्क भी खत्म। रिस्क ज्यादा किसकी? इक्विटी वालों की। अब जब 10 साल बाद यदि कंपनी अच्छी चल गई तो अपन फट से कूद के इधर आ जाएंगे, बोले हम भी ओनर। समझ में आई बात। तभी तो व्यक्ति लेगा प्रेफरेंस शेयर। तो नई कंपनी इस तरीके के प्रेफरेंस शेयर इशू करती है। कन्वर्टिबल, कन्वर्ट मतलब वो कन्वर्ट हो जाएंगे। काय में कन्वर्ट हो जाएंगे? दो चीजों में कन्वर्ट होते हैं वो, मतलब वो किसी भी चीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब आगे देखोगे बहुत सारे टाइप होते हैं। वो प्रेफरेंस शेयर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, हायर परसेंटेज। समझ में आ रही बात कि 10% को हम 5 साल बाद 15% में कन्वर्ट कर देंगे, तो उसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसा कंपनी ने कमिटमेंट करा है वैसा कन्वर्ट हो जाएगा। इक्विटी में भी हो सकता है, और एक वर्ड आता है डिबेंचर, डिबेंचर में भी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट चैप्टर डिबेंचर का ही है, तो आपको वहीं समझ में आएगा कि डिबेंचर क्या होता है, तो उसमें भी कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर। फोर्थ कौन सा हो गया? नॉन कन्वर्टिबल, मतलब इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे हम, आपको आखिरी में पेमेंट लेके ही जाना है। ठीक, आखिरी में मतलब जितने साल के लिए ये इशू किया है। ठीक है, पार्ट क्या लिखा है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। चलो, पार्टिसिपेंट प्रेफरेंस शेयर का मतलब यह है कि आप एक फिक्स परसेंटेज के लिए तो हो गए हो, अब आपको हमने डिविडेंड दे दिया, फिर इनको भी दिया, और इनको देने के बाद भी कुछ प्रॉफिट बचा है तो वो प्रॉफिट हम आपको दे देंगे। समझ में आई बात। तो ये एक तरह से ज्यादा इनके लिए बेनिफिट है। मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी इस तरह के शेयर इशू करेगी, पागल नहीं है। प्रॉफिट को बचा के भी तो रखना पड़ता है फ्यूचर के लिए, अब वो भगवान ही मालिक है, ऐसे कौन बनाता है। ठीक है तो है। नॉन पार्टिसिपेंट उसका उल्टा हो गया। आगे गारंटीड प्रेफरेंस शेयर,
Guaranteed preference share holder are given guarantee that they will be paid a certain amount of dividend every year if there is no profit. समझ में ही बात, प्रॉफिट नहीं होगा तब भी हम आपको क्या देंगे, प्रॉफिट देंगे, डिविडेंड देंगे, दैट इज गारंटी, है ना। फिर हो गया रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल का मतलब जिसका पेमेंट एक टेन्योर मतलब वो जितने साल के लिए हमने इशू करा है उसके बाद में उसका क्या करेंगे, हम पेमेंट कर देंगे, रिडीम। आप कुछ ऑनलाइन खरीदते हो तो डिस्काउंट को रिडीम करते हैं कि नहीं अपन, रिडीम मतलब उसको लेना, राइट। तो 5 साल बाद हम आपके शेयर्स को क्या कर देंगे, रिडीम कर देंगे। तो दैट इज, इस टाइप के जो शेयर्स कहलाएंगे रिडीमेबल, जिनको क्या कर सकते हैं, उनका पेमेंट रिटर्न करेंगे। और आपको दूसरा दिखेगा, आखिरी वाला दिखेगा इनरिडीमेबल, मतलब कि जिनको रिडीम नहीं कर सकते। बट हमारे इंडिया में इस तरीके के प्रेफरेंस शेयर इशू करना इनलीगल है, मतलब करा ही नहीं जा सकता, पहली बात, ठीक है। अपने इंडिया में केवल रिडीमेबल ही चलता है, क्लियर। तो ये देखो, जैसी कंडीशन वैसा उसका नाम, तो ऐसा कुछ भी हो सकता है। आप अभी आज की तारीख में देखोगे ना जाने कौन से टैक्स सेविंग प्रेफरेंस शेयर, तो क्या मालूम क्या क्या नाम आ जाता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। मेरे ख्याल से हम लोगों ने थ्योरी कंप्लीट कर ली है। शेयर कैपिटल अब आगे टॉपिक दिख रहा है ना, जिसमें ऑथराइज इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, ये सारी बातें जो आगे की थ्योरी दिख रही है आपको शेयर कैपिटल की, देख लो पहले अच्छे से। ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब, ये सब जो नेक्स्ट हमारा 4th डे का जो क्लास है उसके बाद में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो चालू होंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास हमारी न्यूमेरिकल क्वेश्चन की चालू होगी, तो वहां पर धीरे धीरे एक्सप्लेन होगा कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, है ना। एक साथ एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीजें हैं समझने के लिए, कि इसको ये बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, ओके। तो ये वहां पर क्लियर होगा। तो कल से हम लोग चालू कर देंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। अब आपके लिए धमाकेदार प्रैक्टिस वाला टाइम आ गया। अभी आप लोगों ने कथा सुन ली है ना, 3 दिन से आप कथा सुन रहे हैं, फिर मैं कम बोलूंगा, आप ज्यादा काम करोगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।